एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटनिंग केमिस्ट्री। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी शील्डिंग एंड डीशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में, जो आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज योर केमिकल शिफ्ट। फर्दर इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आपने लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज जाकर वो वीडियोस चेकआउट करें, ताकि आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब बिल्कुल एक बेसिक लेवल से मैं पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ से आपको बिल्कुल आपके कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका यूँ ना हो कि आपको नहीं आता। तो प्लीज जाकर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जितने भी वीडियोस हैं उसको चेकआउट करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि केमिकल शिफ्ट होती क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो केमिकल शिफ्ट है क्या? बेसिकली इट इज अ डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ द सिग्नल्स ड्यू टू डिफरेंट प्रोटॉन्स एंड द टीएमएस। ठीक है, देखो, डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ सिग्नल ड्यू टू डिफरेंट प्रोटॉन एंड द टीएमएस, इसको बोलते हैं हम केमिकल शिफ्ट। ओके, अब केमिकल शिफ्ट की डेफिनेशन में घबराओ मत कि क्या कुछ बोल दिया, कुछ नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी क्या है। टीएमएस है क्या? टीएमएस शॉर्ट फॉर्म है किसकी? टेट्रा मिथाइल सिलीन। टीएमएस क्या है आपका? टेट्रा मिथाइल सिलीन। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि डेफिनेशन इसने बोला क्या। सबसे पहले देखो, डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ सिग्नल, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर मैंने उसको एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में रखा है तो उसकी वजह से कोई सिग्नल आ गया, मान लो कि वो सिग्नल ये आ गया, ठीक है, इसकी पोजीशन और टीएमएस का सिग्नल, मान लो टीएमएस का सिग्नल यहाँ पे आ गया, तो इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन में जो डिफरेंस है ना, वो होता है आपका केमिकल शिफ्ट। वो क्या है आपका? केमिकल शिफ्ट। फॉर एग्जांपल ये सिग्नल मान लो कि 4 ppm पे आ गया और टीएमएस का सिग्नल आपका 0 ppm पे आता है। मैं बताऊंगी क्यों आता है, उसको हमने एक रेफरेंस क्यों लिया। टीएमएस बेसिकली आपका एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट, और इसकी केमिकल शिफ्ट क्या हो जाएगी? 4 ppm। ऐसे ही मान लो कि कोई और मॉलिक्यूल है जिसको मैंने स्पेक्ट्रोमीटर में रखा है और इसका जो सिग्नल है वो अप्रोक्सीमेट 2.5 ppm पर आ रहा है, ठीक है, तो इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू कितनी होगी? 2.5 माइनस 0, इट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2.5 ppm। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि केमिकल शिफ्ट की डेफिनेशन है क्या। अब मैं बात करूंगी टीएमएस के बारे में, टेट्रा मिथाइल सिलेन के बारे में, कि मैंने एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर स्पेक्ट्रो जब मैं रोटेट मेजर कर रही हूँ तो उसके अंदर मैंने टीएमएस को ही क्यों चूज किया है, कि व्हाई आई चूज द टीएमएस फॉर एज अ रेफरेंस। मैंने इसको एज अ रेफरेंस क्यों लिया है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से ये बेहद खास मॉलिक्यूल है एनएमआर स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर, और इसको हम एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड भी लेते हैं। तो हम पहले अब देखते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज। ठीक है, टीएम आपका टेट्रा मिथाइल सिलीन। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल शेप का होता है, ठीक है, इसमें सिलिकॉन और 4 मिथाइल ग्रुप होंगे इस तरीके से। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, वो आप सबको क्लियरली दिख ही रही है इसकी हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये वॉलेटाइल होता है नेचर के अंदर। ये इसका स्ट्रक्चर था, आपने देख लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? वॉलेटाइल है नेचर के अंदर। अप्रोक्सीमेट 27 डिग्री सेल्सियस इसका मतलब जो वॉलेटाइल होता है इस टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 27 डिग्री सेल्सियस है अप्रोक्सीमेट कितना। तो यहाँ से क्या पता लगा कि अगर ये वॉलेटाइल है नेचर में, इसका मतलब जब हमने अपना ग्राफ रिकॉर्ड कर लिया, स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर लिया, तो उसके बाद हम इजीली इसको टेक आउट कर सकते हैं, मतलब इजीली हम इसको अपना जो क्या बोलते हैं इसको क्यूएट है उधर से निकाल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है कि ये इनर्ट होता है नेचर के अंदर, इट इज इनर्ट इन नेचर। तो जो मैंने अपना रिकॉर्ड करने के लिए मॉलिक्यूल रखा है और जो ये रेफरेंस है, ये आपस में कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे, इनर्ट है क्योंकि जो आपका टीएमएस है, तो जो आपका सैंपल है उसके साथ कभी भी कोई भी रिएक्शन ये नहीं करेगा। और सेकंड क्या है कि इसके देखो अब यहाँ पर 12 प्रोटॉन्स है, 3 3 3 प्लस 3 यानी कि 12 प्रोटॉन्स है। ये सारे के सारे प्रोटॉन इक्विवेलेंट है, मतलब इनका सेम तो केमिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो ये सारे प्रोटॉन्स क्या है? 12 protons are equivalent.
ठीक है। इक्विवेलेंट होने की वजह से जो इनका सिग्नल आता है वो शार्प और इंटेंस पीक होती है। सो दे गिव शार्प एंड इंटेंस सिग्नल। इतनी बात हुई क्लियर टीएमएस के बारे में? ओके। अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं सभी ऑलमोस्ट डाउनफील्ड एब्जॉर्ब करेंगे एज कंपेयर टू योर टीएमएस। All the organic compounds absorb downfield as compared to your TMS. ठीक है? All organic compounds absorb downfield. अब मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट वीडियो में कि डाउनफील्ड और अपफील्ड के बारे में, कि डाउनफील्ड कब आता है और अपफील्ड कब आता है। ठीक है। अब जो एब्जॉर्प्शन पीक है इसकी वो मतलब अपफील्ड आती है टीएमएस की। वो किस वजह से है? वो इसका प्लस आई जो इफेक्ट है ना मिथाइल ग्रुप्स का, इन प्लस आई इफेक्ट की वजह से जो टीएमएस की वैल्यू आएगी वो अपफील्ड आती है। ठीक है। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट पीक ऑफ टीएमएस अपीयर्स अपफील्ड। वो पीक क्या आएगी आपकी? अपफील्ड आएगी। ठीक है। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑलमोस्ट आपके टीएमएस के अंदर क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं और डिसॉल्व होते हैं। और साथ ही साथ जो टीएमएस है आपका, इट इज नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू रिकॉर्ड द स्पेक्ट्रा। इट इज नीडेड इन स्मॉल अमाउंट टू रिकॉर्ड स्पेक्ट्रा। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि कोई भी इंटरमॉलिक्यूल या इंट्रामॉलिक्यूलर एसोसिएशन शो नहीं करता। इट डजंट शो एनी इंटर और इंट्रा एसोसिएशन विद द सैंपल। तो ये टीएमएस की प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से इसको एज अ रेफरेंस लिया जाता है आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर। तो इसकी जो सबसे पहले तो क्या था कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल इसकी शेप है। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले तो ये वॉलेटाइल है नेचर के अंदर, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है कि जब हमने अपना स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर लिया है उसके बाद हम क्यूवेट से इसको इजिली रिमूव आउट कर सकते हैं। ठीक है। और वो हमारे बाद में रीयूज भी हो सकता है ये, क्योंकि ये इनर्ट होता है तो इसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होती सैंपल की। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इनर्ट है नेचर के अंदर। फिर इसके जो 12 प्रोटॉन्स है वो सारे इक्विवेलेंट हैं जिसकी वजह से एक शार्प इंटेंस सिग्नल आता है। ठीक है। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो इसके कंपैरिजन में डाउनफील्ड एब्जॉर्ब करते हैं और ये अपफील्ड एब्जॉर्ब करता है। ये अपफील्ड किस लिए एब्जॉर्ब करता है? क्योंकि जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं ना हमारे मिथाइल ग्रुप, आपको पता होगा जब मैंने आपको फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराया था तो उसके अंदर मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था। तो वहां आप जाकर चेक कर लेना कि प्लस आई इफेक्ट होता क्या है। और वहीं पर मैंने आपको बताया था कि जो मिथाइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। इस प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो टीएमएस है वो काफी ज्यादा अपफील्ड एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए हम इसको एज अ रेफरेंस लेते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इसको बहुत स्मॉल अमाउंट में लेना पड़ता है जब भी हम अपना एनएमआर स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। और ये कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर एसोसिएशन शो नहीं करता किसी भी आपके सैंपल के साथ। तो ये प्रॉपर्टीज थी आपके टीएमएस की। अब आप पूछोगे कि मैम ये टीएमएस अगर आपको मतलब तैयारी कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो उसमें इतना कुछ खास नहीं पूछ रहा था टीएमएस के बारे में, पर जो बच्चा अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाई टीएमएस इज टेकन एज अ रेफरेंस इन द एनएमआर स्पेक्ट्रोमेट्री। ओके। चलो आपको आई थिंक ये समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे कि आपकी केमिकल शिफ्ट की मेजरमेंट कैसे की जाती है। केमिकल शिफ्ट को कैसे मेजर किया जाए वो मैं आपको जब मैंने डेफिनेशन कराई थी केमिकल शिफ्ट की तभी बता दिया था कि अगर मेरे टीएमएस का सिग्नल 0 पर आ रहा है ऐसे, ठीक है,
अगर यहाँ पर मेरा TMS का सिग्नल है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है, और एक सिग्नल मान लो मेरा यहाँ कहीं आ रहा है, ये तो हो जाएगी, मतलब ये फ्रीक्वेंसीज हैं PPM के अंदर। तो यहाँ इसको मैं नाम दे देती हूँ VS और दिस इज V और VR, ये रेफरेंस के लिए है और ये सैंपल के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी, ये वो फ्रीक्वेंसी है VS जितनी फ्रीक्वेंसी पे आपका सैंपल एब्जॉर्ब कर रहा है, और VR वो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर आपका TMS एब्जॉर्ब कर रहा है। TMS को मैंने 0 एज अ रेफरेंस ले लिया है, और ठीक है, इतनी बात आई समझ। अब मेरे को निकालना है अपनी केमिकल शिफ्ट, तो वो कैसे निकालूंगी कि V इज इक्वल टू VS माइनस ऑफ VR, इसको डेल्टा ले लो, ठीक है। तो कितनी आगे समझ में बात कि VS माइनस VR, यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी पे आपका सैंपल एब्जॉर्ब कर रहा है माइनस फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर आपका रेफरेंस एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये वैल्यू आती है आपकी 1000 से, ठीक है। अब हमारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आपने केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मैंने यहाँ पे PPM में लिखी है ना, तो हर्ट्ज को PPM में कैसे चेंज करते हैं, तो हर्ट्ज को PPM में चेंज करते हैं, एक फॉर्मूला होता है PPM इज इक्वल टू हर्ट्ज ओवर में मिली हर्ट्ज। मिली हर्ट्ज होता क्या है कि ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ओके, फ्रीक्वेंसी है आपकी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर 2 स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ले लिए, एक की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है वो 100 हर्ट्ज पर, 100 मिली हर्ट्ज पर, और एक काम करता है 160 मिली हर्ट्ज पर, तो वहाँ पर जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है ना वो चेंज कर जाती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम जो केमिकल शिफ्ट को है एक यूँ लगा लो कि यूनिटलेस क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और वो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है आपकी डेल्टा। क्या होती है? डेल्टा। अब डेल्टा की वैल्यू है क्या, वो होती है केमिकल शिफ्ट जितनी आई है, ठीक है, इनटू में 10⁻⁶ ओवर में फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, और ये वैल्यू आ जाती है आपकी फिर हर्ट्ज में। फिर हर्ट्ज को आपको PPM में बदलना मैंने बता ही दिया। हर्ट्ज ओवर में जो फ्रीक्वेंसी है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, उसको यूज करके हम PPM को हर्ट्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हर्ट्ज को PPM के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि केमिकल शिफ्ट होती क्या है, TMS हमने क्यों लिया, और केमिकल शिफ्ट को मेजर कैसे करते हैं। अब इससे रिलेटेड एक अपन न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो कि मेरी केमिकल शिफ्ट वैल्यू जो डेल्टा है वो किसी मॉलिक्यूल की 2.5 आई है, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की वो कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, या स्पेक्ट्रोमीटर भी बोल सकते हो आप इसको, वो कितनी है, वो है अप्रोक्सीमेटली 60 मिली हजार, ओके। और फिर मुझे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू निकालनी है इन हर्ट्ज। हर्ट्ज के अंदर मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो डेल्टा होता है वो किसके बराबर है, केमिकल शिफ्ट जितनी आई है मेरे पास हर्ट्ज, वो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लिखेंगे हम हर्ट्ज के अंदर, केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज, और ये तो हमें कैलकुलेट करना ही है ना, इनटू में 10⁻⁶ ओवर में जो फ्रीक्वेंसी है आपकी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की वो कितनी है, 60 mH, यानी कि मिली हर्ट्ज, ठीक है। तो इसको मैं हर्ट्ज के अंदर जब कन्वर्ट करूंगी तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ पे जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है, डेल्टा आपको दिया हुआ था 2.5, तो यहाँ पर 2.5 लिखा मैंने, और 60 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो आ जाएगा आपका केमिकल शिफ्ट है यहाँ इन हर्ट्ज, और ये वैल्यू आती है आपकी अप्रोक्सीमेट 150 हर्ट्ज। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, आपके कई बार सेमेस्टर एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं, और साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आते ही आते हैं,
ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। And also don't forget to share the channel with your friends so that they can also get the benefit from the series of this spectrophotometry. Thank you so much for watching the video.